Hello everyone, welcome to TET and CTET Cracker channel. This is Bharti. Today my topic is हमारी बदलती पृथ्वी. This topic considered from NCERT book Geography class 7. Right? Topic name हमारी बदलती पृथ्वी. Chapter 3. सो गाइज स्टार्ट करते हैं और इसमें मेन पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं सीटेट एग्जाम ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग कि हमें किन किन पॉइंट को माइंड में कंसीडर करना है जो हमारे सीटेट के लिए इम्पोर्टेंट होगा. राइट. वैसे ये जो ज्योग्राफी है एनसीईआरटी, ये कोई भी टीचिंग एग्जाम के लिए या अदर एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है. राइट. तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये टॉपिक को. चैप्टर नेम है हमारी बदलती पृथ्वी. यहीं से हमें कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए. यहाँ से हमें समझेंगे कि हमारी बदलती पृथ्वी, आखिर हमारी पृथ्वी है वो बदल कर क्या हो जाएगी. मंगल तो नहीं हो जाएगी, ये पृथ्वी ही रहेगी, है ना. तो इसमें क्या चीज का बदलाव आता है, क्या चीज का इसमें चेंजिंग आता है, उसको हम लोग देखेंगे. एक एग्जाम्पल लें, अगर हम साधारण सा एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कि आपके घर में कोई बच्ची है, उसका नाम सीता है. ठीक है. तो वो जब बच्ची बड़ी होती है, 17-18 ईयर्स का हो जाती है, डैट मीन्स बड़े हो जाती है, तो क्या वो जो सीता नाम है उसका, वो लड़की जो होती है सीता, वो गीता थोड़ी बन जाती है. नहीं ना, वो सीता ही रहती है. लेकिन हाँ, उसमें चेंजिंग आता है, ढेर सारी चेंजिंग उसमें देखने को मिलती है. क्या क्या? शारीरिक चेंजिंग, उसका जो शरीर का स्ट्रक्चर है उसमें चेंज आपको देखने को मिलेगा. बच्चा बचपन में देखने में कुछ लगेगा और जब बड़ा होगा तो वो देखने में कुछ लगता है. तो यही सारे चीज पृथ्वी के अंदर भी चेंजिंग आता है. ठीक है. इसलिए इस चैप्टर का नाम जो है हमारी बदलती पृथ्वी रखा गया है. राइट. अब हम लोग इसका मेन पॉइंट को समझेंगे. क्या है स्थल मंडल. स्थल मंडल क्या है? स्थल क्या है? तो पृथ्वी के ऊपर वाला जो लेयर है जिसको प्रपट्टी कहते हैं, वो क्या है? स्थल है ना. तो स्थल मंडल मीन्स ढेर सारे स्थल. तो ढेर सारे स्थल यहाँ पर कहा गया है. तो स्थल मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है. जो हमारी पृथ्वी है वो अनेक प्लेटों में विभाजित है. तो जिन्हें क्या कहते हैं? स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं. ठीक है. यहाँ से आप समझ पा रहे होंगे स्थल मंडलीय प्लेट किसे कहते हैं. तो स्थल मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है. हमारी पृथ्वी का जो लेयर है स्थल वाला, वो अनेक मंडलों में विभाजित है, उसी को स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं. राइट. तो आगे हम चलते हैं और यहाँ से समझते हैं कि ये जो हमारी पृथ्वी है, हमारी जो पृथ्वी है, 1 सेकेंड गाइस, हमारी जो पृथ्वी है उसमें 2 तरह का फोर्स होता है, 2 तरह का बल होता है, जिसके कारण पृथ्वी में चेंजिंग आती है ना. तो वो 2 तरह का फोर्स क्या क्या है? तो एक है अंतर्जनित बल और सेकेंड है बाह्यजनित बल. ठीक है. अंतर्जनित बल को एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं और बाह्यजनिक बल को एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं. राइट. अब यहाँ से आपको पता चल रहा होगा कि अंतर्जनित जो बल है वो क्या है. तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो घटना घटती है उसे हम क्या कहते हैं? उस घटित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो अंतर्जनित बल कहते हैं. अंतर्जनित बल के कारण ये आंतरिक घटना घटती है. और बाह्यजनिक बल के कारण क्या होता है? पृथ्वी के बाहरी सतह पे घटना घटती है. ठीक है. यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा. तो अंतर्जनित बल कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं तो कभी धीमी गति.
ठीक है। भूकंप एवं ज्वालामुखी जैसी आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक हानि होती है, ठीक है। अभी हम इसको इस फिगर के थ्रू समझेंगे। ज्योग्राफी जितना भी है वो सारे आप फिगर के थ्रू समझेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, राइट। तो देखिए यहाँ क्या कह रहा है कि पृथ्वी की जो गतियां हैं वो दो तरह का है, ठीक है। अंतर्जनित बल और बाह्य जनित बल। पृथ्वी दो तरह की गतियां करती हैं, एक अंतर्जनित बल और दूसरा बाह्य जनित बल के कारण। तो अंतर्जनित बल के कारण जो गति होता है उसमें क्या होता है, आकस्मिक बल होता है, जिसके कारण आकस्मिक बल के कारण ये 3 घटना घटित होती है। 3 घटना कौन है, भूकंप, ज्वालामुखी और भूस्खलन, ठीक है। भूकंप आप सभी जानते हैं क्योंकि हम लोग कई बार अपने लाइफ में भूकंप को महसूस किए हैं, ठीक है। ज्वालामुखी, ये भी हम सभी जानते हैं कि ज्वालामुखी क्या होता है ना। अगर आप नहीं जानते हैं तो क्या होता है, ज्वालामुखी भूपट्टी पर खुला एक ऐसा छिद्र होता है जिससे पिघले हुए पदार्थ क्या होता है, अचानक बाहर होता है, उसे हम ज्वालामुखी कहते हैं, राइट। भूस्खलन क्या होता है, ये जो धरती है उसमें संकलन होता है, वो जैसे कहते हैं ना धरती फट गई है ना, तो ये भूस्खलन होता है, मिट्टी का वहाँ जो है खिसकना होता है, ठीक है। ये तीनों चीज आप समझ गए होंगे। अब हम देखेंगे कि अंतर्जनित बल से 2 प्रकार का बल प्रोड्यूस होता है। तो पहला था आकस्मिक बल और सेकेंड था पटल विरूपण बल, ठीक है। तो पटल विरूपण बल में क्या होता है और पर्वत निर्माणकारी बल में क्या होता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि पटल विरूपण बल का मतलब है कि पृथ्वी में जो है कुछ कमी तो आएगी ही आएगी, क्योंकि यहाँ विरूपण शब्द का यूज किया गया है, तो पटल का विरूपण होगा, कुछ कमी होगा, ठीक है। उसी तरह से पर्वत निर्माणकारी, तो पर्वत निर्माणकारी जो है ये भी होता है। जब ज्वालामुखी निकलता है तो वो ठंडा होकर क्या हो जाता है, पहाड़ का निर्माण हो जाता है, ठीक है। तो इसी तरह से पर्वत निर्माणकारी बल का भी इसमें रोल होता है। और पृथ्वी का दूसरा जो गति हम लोग देखे थे वायु जनित बल में, तो उससे क्या होता है, अपरदन होता है और निक्षेपण होता है। अपरदन मीन्स क्या होता है कि जो पृथ्वी का लेयर है वो कम होता है, ठीक है। और निक्षेपण मीन्स क्या होता है, ये प्लस पॉइंट समझिए कि जो नदियां हैं वो अपने साथ छोटी जो रेत होता है उसको बहा कर ले जाती है और एक जगह क्या करती है, इकट्ठा कर देती है, तो उसी को निक्षेपण कहते हैं। नदी अपरदन और निक्षेपण से ये 4 तरह की घटना घटित होती है ना। तो नदी का जल बहता है, पवन के थ्रू ये होता है, समुद्री तरंग के थ्रू भी होता है और हिमनद के थ्रू भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग चलेंगे। तो देखिए आप यहाँ पर कौन सा पॉइंट याद रख सकते हैं, तो आप यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 2 पॉइंट को याद रखिए कि अंतर्जनित बल से क्या क्या चीज होता है। तो आकस्मिक बल होता है जिसके अंदर ये 3 तरह की घटना घटित होती है, और दूसरा है पटल विरूपण बल, उससे पर्वत निर्माणकारी बल होता है, ठीक है। और बाह्य जनित बल जो है इसे अपरदन और निक्षेपण होता है। इतना ही आप याद रखेंगे, आपका काम हो जाएगा, क्योंकि अपरदन और निक्षेपण में आप समझते हैं कि ये क्या होता है, नदी के थ्रू मिट्टी बहकर आती है, पवन के थ्रू, समुद्री तरंगे, हिमनद, ये सारे के थ्रू अपरदन और निक्षेपण का काम होता है, ठीक है। तो पृथ्वी की गतियां कितने प्रकार की हैं? पृथ्वी की गतियां 2 प्रकार की है, अंतर्जनित बल और बाह्य जनित बल। अंतर्जनित बल के अंदर कौन कौन सा होगा? तो अंतर्जनित बल में 2 तरह की घटनाएं होती है, आकस्मिक और पटल विरूपण। तो पटल विरूपण में पृथ्वी के लेयर में क्या होता है, तो पर्वत का निर्माण होता है, और आकस्मिक बल के कारण भूकंप, ज्वालामुखी या भूस्खलन होता है, राइट स्टूडेंट्स।
सेकेंड हम देखे थे कि बहिर्जनित बल जो है इसमें दो चीज होता है, अपरदन और निक्षेपण, और ये चारों के कारण होता है। राइट, अब हम लोग आगे मूव करते हैं। देखिए, अब ये देख पा रहे होंगे कि ये क्या है, एक ज्वालामुखी है। ठीक है, ये क्या है, एक ज्वालामुखी है। तो ज्वालामुखी है, ये कैसे होता है, तो ज्वालामुखी जो है ये अचानक होता है। ठीक ना, कि जिससे पिघले हुए जो होता, पृथ्वी के अंदर स्थित जो पिघला हुआ मैग्मा होता है वो क्या होता है, अचानक फटकर बाहर निकल आता है, और इसी को हम लोग ज्वालामुखी कहते हैं। ठीक है, तो ज्वालामुखी में कौन सी बातें को याद रखना चाहिए, या तो आप समझ सकते हैं इसको। देखिए, प्रॉपर्टी, जो पृथ्वी का ऊपर का जो लेयर है उसे प्रॉपर्टी कहते हैं, मिडिल लेयर को मेंटल कहते हैं, और सबसे लास्ट लेयर को क्या कहते थे, क्रॉड कहते थे। ठीक, क्योंकि हम लोग इससे पिछले वाले वीडियो लेक्चर में हम लोग समझे थे। ठीक ना, लावा क्या है, देखिए ये लावा है, क्रेटर, और ये जो है गैस मैग्मा जो है बाहर निकला हुआ उसका गैस है, या आप राख कह सकते हैं। ठीक है, स्थल मंडलीय प्लेटों की गति करने पर पृथ्वी की सतह का कंपन होता है, और यह कंपन जो है पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है ना। इस कंपन को हम लोग क्या कहते हैं, तो भूकंप कहते हैं। तो भूकंप किसे कहते हैं, पृथ्वी के स्थल मंडलीय प्लेटों के गति करने पर पृथ्वी के सतह पर जो कंपन होता है उसे हम भूकंप कहते हैं। ठीक है, और देखिए भू प्रॉपर्टी जो पृथ्वी के ऊपरी लेयर है, सबसे ऊपरी लेयर है, उसके नीचे वह स्थान जहां से कंपन स्टार्ट हुआ है उसे क्या कहते हैं, तो उसे उद्गम केंद्र कहते हैं, क्योंकि वहां से स्टार्ट हुआ है। और जस्ट उद्गम केंद्र के उस भू सतह पर, उद्गम केंद्र जहां है उसके ठीक ऊपर, मान लीजिए ये उद्गम केंद्र है, यहाँ से भूकंप जो है धरती के अंदर से स्टार्ट हुआ है, और इसके ऊपर जब धरती जो हमारा अर्थ है जहाँ हम लोग रहते हैं उस स्थल पर आया है, तो इसको हम क्या कहेंगे, यहाँ पर कहेंगे इसको अधिकेंद्र। ठीक है, पृथ्वी के अंदर जो जहाँ से स्टार्ट हुआ है भूकंप, उस पॉइंट को क्या कहेंगे, उद्गम केंद्र। ठीक है, और जहां हम जिस स्थल पे हम लोग देखें, यानी पृथ्वी के बाहरी लेयर पर जहां से ये स्टार्ट हुआ है उसको हम लोग क्या कहेंगे, तो अधिकेंद्र कहेंगे। ठीक है, देखिए ये फिगर से आप समझिए, ये हमारा जो स्थल है उसका प्लेट है। देखिए ये सारे क्या है, प्लेट है। उसके अधिक यहाँ हम लोग उद्गम केंद्र समझेंगे, ये पृथ्वी का अंदर का पार्ट है, और यहाँ से जो कंपन है वो स्टार्ट हुआ है। ठीक है, अब हम लोग पृथ्वी पर इसको जब महसूस करेंगे तो सबसे पहले यहाँ महसूस होगा, तो ये क्या हुआ, ये अधिकेंद्र हो गया। ठीक है, भूकंपी तरंग जो होता है वो सभी दिशाओं में बाहर की ओर निकलती है। ठीक है, इस तरह से ये निकलती है। राइट, अब यहाँ से और कुछ पॉइंट आपको ध्यान में रखना होगा। जो भूकंपीय तरंग होता है, कंपन होने से जो भूकंपीय तरंग होता है वो तीन तरह का देखा गया है। तो फर्स्ट क्या है, पी तरंगे, यहाँ से क्वेश्चन एक बार आया हुआ है। ठीक है, पी तरंगे जिसे अनुदैर्घ्य तरंगे कहते हैं। ठीक है, और एस तरंगे जो है ये अनुप्रस्थ तरंगे हैं। ठीक है, एल तरंगे जो है पृष्ठीय तरंगे हैं। इस तरह से तरंगे भूकंपीय तरंगे कितने होते हैं, तो 3 होते हैं, PSL। ठीक है, आप इस तरह से याद रखेंगे, PSL, अनुदैर्घ्य, अनुप्रस्थ और पृष्ठीय तरंगे। राइट, नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग चलेंगे और ये समझेंगे कि भूकंप की जो है भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। ठीक है, भूकंप की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है, लेकिन हाँ, भविष्यवाणी तो नहीं की जा सकती है, लेकिन इसको अनुमान के थ्रू जो स्थानीय लोग होता है या तो कुछ जानवरों के एक्टिविटी के थ्रू हम इसका
संभावना को व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए जो जंगल में आदिवासी लोग रहता है तो उसको भूकंप आने का जो संभावना होता है वो पता चल जाता है ना। और जो जानवर जीव एकदम पृथ्वी से यानी स्थल से सटा हुआ रहता है, जैसे जो रिप्टाइल होता है जो रेंग कर चलता है, उसको ये सब जो आकस्मिक घटना है उसके बारे में अनुभव हो जाता है। उसका एक्टिविटी जो होता है एकदम अचानक उल्टा पुल्टा होने लगता है ना। जैसे कुछ यहाँ देखिए, कुछ पॉइंट यहाँ दे रखा है कि जानवरों का व्यवहार का अध्ययन से आप समझ सकते हैं कि भूकंप आने वाला है। तालाब में मछलियों की उत्तेजित हो जाती है मछलियाँ, जिस तरह से वो रहती है वो अपना बिहेवियर चेंज करने लगती है। सांपों को धरातल पर आना, सांप क्या होता है धरातल पर आना स्टार्ट कर देता है भूकंप आने से पहले। तो इस तरह से वैज्ञानिक लोग अनुमान लगाता है और महसूस करता है ना। अगर हम भूकंप को भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं तो इससे कैसे हम बच सकते हैं? तो इससे हम बच सकते हैं, तो भूकंप से हम बच सकते हैं। भूकंप के बारे में जो जागरूकता है, इससे बचाव करने का जो साधन है, उससे हम जागरूक करके लोगों को उससे जो घटना घटने वाली है, जो भूकंप से ज़्यादा क्षति होने वाली, उस क्षति को हम कम कर सकते हैं। ठीक है, भूकंप के पश्चात समाचार पत्रों के मुख्य समाचारों के रूप में दिया गया। भूकंप एक वस्तुस्थिति अध्ययन पढ़ें और इस घटना के क्रमानुसार श्रेणीबद्ध करें, है ना। ये भूकंप के बारे में दिया है। देखिए, भूकंप से बचाव की जो चीज है उससे आप आदमी को क्या करें, जानकारी पहुंचाएं, तो उसका जो विनाश है, जो घटना घटित होने, जो हमें हानियां पहुंचाने वाली है भूकंप, वो हानि क्या होगा, कम हो जाएगा। जैसे भूकंप के दौरान कहाँ आश्रय लें, सबसे बड़ी मुद्दा होती है। तो सुरक्षित स्थान जैसे रसोई के काउंटर या मेज के नीचे, दीवार के अंदरूनी कोने में। अगर आप घर में हैं और आपका घर ऊंचे 4 तल्ला 5 तल्ला पर है, आप 5 तल्ला पर हैं, तो आप तुरंत तो नीचे नहीं उतर सकते हैं। तो क्या करेंगे, आप मेज के नीचे अपना सिर को कोई स्ट्रांग चीज पर बचाते हुए उसके नीचे बैठ जाएंगे, या दीवार के अंदरूनी कोने, जो दीवार का कोना होता है पिलर साइड, वहां पर आप अपना सिर को बचाते हुए खड़ा हो सकते हैं। जिनसे दूर रहे आग वाले स्थान, और आग वाले स्थान से आप दूर रहेंगे, है ना। चिमनी के आसपास या टूट सकने वाली खिड़कियों, दर्पण और तस्वीर फ्रेम से आप दूर रहें, क्योंकि अगर ये सारे चीज टूटकर आप पर गिरता है तो खतरा हो सकता है ना। पहले से तैयार रहें, अपने दोस्तों एवं पारिवारिक सदस्यों के बीच जागरूकता फैलाएं एवं आपदा का सामना विश्वास से करें, धैर्य से करें। ठीक है, अब हम भूकंप के बारे में जान जाते हैं कि भूकंप लेखी क्या होता है, और इसको जो मापा जाता है उस स्केल को क्या कहते हैं, और कितने पॉइंट पर भूकंप को तीव्र माना जाता है, कितने पॉइंट होने पर वो सामान को गिराना स्टार्ट कर देता है। तो भूकंप का मापन एक यंत्र से किया जाता है, सीधी सी बात है, जिसे भूकंप लेखी कहते हैं। ठीक है, भूकंप का मापन एक यंत्र से किया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, तो भूकंप लेखी कहते हैं। ओके, भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर मापी जाती है। किस पर मापी जाती है, तो रिएक्टर स्केल पर मापी जाती है। जिस भूकंप की तीव्रता 2.0 अथवा उससे कम होती है उसका प्रभाव नहीं के बराबर होता है, आपको प्रभाव वो नहीं पड़ेगा, है ना। और जिस भूकंप की तीव्रता 5.0 होती है वो क्या होता है, वह वस्तुओं के गिरने से क्षति पहुंचा सकता है। ठीक ना, 5 पॉइंट से वस्तु को गिरना होना स्टार्ट हो जाता है। जिस भूकंप की तीव्रता 6 अथवा इससे अधिक होती है तो वो बहुत ज़्यादा विनाशकारी मानी जाती है, वो बहुत शक्तिशाली माना जाता है। जिसकी तीव्रता जो है 7.0 है, इससे अधिक
अथवा इससे अधिक होती है तो ये सबसे ज़्यादा जो शक्तिशाली समझा जाता है। ठीक है, तो ये सारे चीज़ें आप याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पर अब हम लोग कृतियाँ, मुख्य स्थल कृतियाँ जो है अपक्षय एवं अप्रदन नामक 2 प्रकरणों द्वारा दृश्य भूमि लगातार विघटित होती है। ठीक ना, पृथ्वी की सतह पर शैलों को टूटने से क्या होता है, अपक्षय होता है, लेकिन जल, पवन और हिम जैसे विभिन्न घटनाओं के द्वारा क्या होता है, होने वाले क्षय को क्या कहते हैं, अप्रदन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए जल प्रताप के बारे में हम समझते हैं। जल प्रपात जो है वो कैसे बनती है, नदियाँ के कार्य, नदियाँ क्या क्या काम कर सकती है। तो सबसे पहले हम अपनी भाषा में समझ जाएं तो नदियाँ जो है वो जल प्रताप बनाती है ना, और भूमि को उपजाऊ बनाती है और अनेक तरह का व्यवसाय को उत्पन्न करती है, और नदियाँ जो है सिंचाई का भी काम करती है। इस तरह से जो नदियाँ का कार्य है बहुत ही अधिक है। ठीक ना, नदियाँ जो है यहाँ तक कुछ चीज़ों का भी निर्माण करती है, जो इसको आगे पॉइंट में हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। ठीक ना, तो नदी के जल से दृश्य भूमि का अप्रदन होता है। जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल वाली घाटी में गिरती है तो यह क्या होता है, जल प्रताप बनती है। ठीक है, तो जल प्रपात कैसे बनती है, जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर ढाल वाले घाटी में गिरती है तो जल प्रपात बनती है। ठीक है, अब हम समझेंगे कि जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोरदार मार्ग पर बहने लगती है। ठीक है, और नदी के इन्हीं बड़े मार्गों को, मोरों को क्या कहते हैं, विसर्प कहते हैं। तो विसर्प किसे कहते हैं, नदी जब मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह क्या करती है कि मोरदार मार्ग जो होता है यहाँ पर बहने लगती है, और नदी के इन्हीं बड़े मोड़, ये जो बड़ा मोड़ वाला है इस तरह से, तो ये जो है ये क्या कहलाता है, ये विसर्प कहलाता है। ठीक है, अभी इसको हम फिगर के थ्रू समझेंगे। देखिए ये फिगर आपको दिख रहा होगा, ये नदियां हैं, और ये नदियां जब मैदानी क्षेत्र में एंट्री ली तो क्या हुआ, ये मोरदार, इस तरह से जो मोरदार है यहाँ ये बहना स्टार्ट कर दी है, और इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो इसको विसर्प करेंगे। जो बड़े मोड़ होता है इसको क्या कहते हैं, विसर्प कहते हैं, है ना। तो ये विसर्प कहलाया। अब हम लोग समझेंगे कि विसर्प लूप क्या है। तो विसर्प लूप के सिरे निकट आते जाते हैं। तो ये जो विसर्प है ये इसके जो सिरे हैं इसके निकट आते जाती है, नदियां इस तरह से बहते जाती है। ठीक ना। अब क्या होता है कि समय के साथ विसर्प जो है लूप नदी से कट जाते हैं और एक अलग झील बन जाते हैं जिन्हें चाप झील कहते हैं। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि इसी तरह से ये भी एक विसर्प था, ये भी एक नदियाँ थी लंबी सी, लेकिन एक समय ऐसा हुआ कि सारा नदियाँ कट गई और ये सिर्फ छोटा सा विसर्प बच गया, जिसे क्या कहा जाता है, चाप झील कहा जाता है। ठीक है, देखिए कभी कभी नदियां अपने तटों से बाहर बहने लगती है, फलस्वरूप निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आ जाता है। जब नदियां अपने तट से बाहर निकल जाती है तो क्या होता है, स्वाभाविक सी बात है, बाढ़ आ जाएगा। और बाढ़ के कारण नदी के तट के निकटवर्ती क्षेत्र में महीन मिट्टी एवं अन्य
पदार्थों का निक्षेपण होता है, जिससे ऐसी मिट्टी एवं पदार्थों का अवसाद कहते हैं। ठीक है, जो नदियां बहा कर लाती है उसे क्या कहा जाता है? अवसाद कहा जाता है, जिससे समतल उपजाऊ बाढ़कृत मैदान का निर्माण होता है। जो बाढ़कृत मैदान होता है, जहाँ बाढ़ आया होता है, वहाँ पर जो मिट्टी होती है बहुत उपजाऊ होती है। ठीक ना, क्योंकि नदियां अपने साथ जो लाती है वहाँ छोड़ देती है। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे वितरिका क्या है। तो वितरिका देखिए क्या है कि समुद्र जो नदियां होती है वो समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदी का जो प्रवाह होता है वो धीमा हो जाता है, स्लो हो जाता है तथा अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है। ठीक है, और विभाजित हो जाने के कारण हो जाती है जिनको वितरिका कहते हैं। ठीक ना, डेल्टा का निर्माण कैसे होता है? तो सभी मुहाने के अवसादों के संग्रह से डेल्टा का निर्माण होता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है सीटेट में। देखिए, समुद्री तरंग का जो कार्य है, अभी हम लोग पढ़े थे नदियाँ का कार्य, अब यहाँ हम लोग देखेंगे समुद्री तरंग का कार्य, वो भी फिगर से समझेंगे, क्योंकि फिगर से समझते हैं तो हम लोग को ज़्यादा समझ में आता है ना। तो सबसे पहले हम देखेंगे समुद्री गुफा क्या होता है, किसे कहते हैं समुद्री गुफा, है ना। तो देखिए, समुद्री तरंग के अपरदन और निक्षेपण तटीय स्थलाकृतियां बनते हैं। समुद्री तरंग लगातार शैलों से टकराती है। समुद्री तरंग क्या होता है? ये जो शैल है इससे टकराती है। ठीक है, और जिससे दरार विकसित होता है, ये दरार बनता है ना, दरार विकसित होता है। समय के साथ ये बड़ी और चौड़ी हो जाती है। स्वाभाविक सी बात है कि आप कोई काम बार बार करेंगे तो क्या हो, जैसे आप मैथ सीख रहे हैं, आपको इक्वेशन सॉल्व करने नहीं आता है, बार बार आप करेंगे, एक दिन आपको बहुत इजी लगेगा, यानी उसमें जो आपका ज्ञान है, नॉलेज है, वो एक्सटेंड हो जाता है, बढ़ जाता है। उसी तरह से ये दरार जो है बार बार समुद्री लहरों से टकराकर क्या होता है? बड़ा हो जाता है, बड़ी और चौड़ी हो जाती है। इनको समुद्री गुफा कहते हैं। ये गुफा की तरह बन जाता है। देखिए, इसको समुद्री गुफा कहते हैं। ठीक है, अब देखिए ये गुफा क्या होता है? ये इन गुफाओं के बड़े होते जाने पर इनमें केवल छत ही बच जाती है। ये जो गुफा है, अब भी तो समुद्र का जो तरंग है, अब ये समुद्री गुफा बन गया, फिर भी समुद्र में तरंग उठती है और इसमें टकराते टकराते ये पूरा यहाँ का जो शैल है वो खत्म हो जाता है और एक तरह का मेहराब बन जाता है। देखिए, ये मेहराब बन जाता है। ठीक है, स्टैक क्या होता है? अब ये जो मेहराब है वो लगातार अपरदन होता है और छत को भी तोड़ देता है ना। एक ऐसा टाइम आता है कि इसको भी तोड़ दिया जाता है और ये बच जाता है, सिर्फ ये पार्ट बच जाता है। उस पार्ट को मतलब एक दीवार बच जाता है। उस दीवार जैसी आकृति को क्या कहते हैं? स्टैक कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से तीनों चीज आप याद रखेंगे। समुद्री गुफा क्या है? तो समुद्री तरंगे के कारण जो चट्टान होता है, शैल होता है, उसमें टकराव होता है और उसमें दरार बन जाता है, उसी को क्या कहते हैं? समुद्री गुफा कहते हैं। समुद्री मेहराब क्या होता है? तो वही जो समुद्री गुफा है वो कुछ दिन के बाद बड़ा हो जाता है, जिसमें एक छत केवल बचता है, उसको तटीय मेहराब कहते हैं। और जब तटीय मेहराब कुछ दिन के बाद सारा खत्म हो जाता है, एक दीवार के जैसा बचता है, तो उसे स्टैक कहते हैं। राइट, आई होप ये समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग इसका नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वर उठे हुए ऊंची शैलीय तट को समुद्री भीरगु कहते हैं। तो समुद्र भीरगु किसे कहते हैं, ये आप लोग को ध्यान में रखना होगा। समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वर उठे हुए ऊंचे शैलीय तट को समुद्री भीरगु कहते हैं। ठीक है, ये समुद्री तरंग किनारों पर अवसाद जमा कर समुद्री पुलिन का निर्माण करती है।
ठीक है। किनारों में अवसाद जमा करके क्या करती है, तो पुलिन का निर्माण करती है। अब हम लोग समझेंगे कि हिमनद हिमोड क्या है ना। हिमनद के द्वारा लाए गए छोटे बड़े शैल या रेत एवं तलछटे मिट्टी निक्षेपित होते हैं। ये निक्षेप हिमनद हिमोड कहा जाता है, यानी समुद्र के द्वारा ये लाया गया है। ठीक है। पवन का क्या कार्य है, अभी हम लोग पवन का कार्य देखेंगे कि पवन का क्या कार्य है। पवन का कार्य, क्या आपने कभी रेगिस्तान देखा? बालू टिब्बे के कुछ चित्र जो है एकत्र करने का प्रयास करती है। कौन? पवन। ठीक है। तो बालू कहाँ देखने को मिलता है? रेगिस्तान में। तो पवन का जो कार्य है, बालू का जो टिब्बे बनाने का काम है, वो कहाँ होगा? रेगिस्तान में होगा। ठीक है। यहाँ से तो ये बातें क्लियर हो गई है। रेगिस्तान में पवन अप्रदन निक्षेपण का प्रमुख भी देखे थे। समुद्री तरंग का कार्य है ना, और हिमनद का कार्य देखे थे, नदी का कार्य देखे थे, लेकिन अब हम लोग देखेंगे पवन का कार्य। पवन का क्या क्या कार्य होता है? तो पवन का कार्य होता है बालू के टिब्बे का निर्माण करना, छत्रक शैल का निर्माण करना, लोएस आदि के बारे में इसमें हम जानेंगे, है ना। तो पवन का कार्य अब बालू का टिब्बे बनाना है ना। तो बालू का टिब्बे पवन कहाँ बना सकता है भाई? तो पवन जो है, हवा जो है, गतिशील हवा जो होता है, जहाँ बालू रहेगा वहीं पर ना टिब्बा बनेगा। तो देखिए बालू हम लोग को कहाँ देखने को मिलता है? रेगिस्तान में। रेगिस्तान में पवन अप्रदन और निक्षेपण का प्रमुख कारक है। ठीक है। रेगिस्तान में आप छत्रक के आकार के शैल देख सकते हैं, जिन्हें सामान्यतः छत्रक शैल कहते हैं। जो छत्रक आकार का शैल होता है उसे क्या कहते हैं? छत्रक शैल कहते हैं। ठीक है। जब पवन का बहाव रुकता है तो यह रेत गिराकर छोटी पहाड़ी बनाती है, जिनको बालू का टिब्बे कहते हैं। क्या होता है कि रेगिस्तान में ढेर सारा बालू होता है, और जो बालू ज्यादा महीन होता है उसको पवन अपने साथ उड़ा कर ले जाती है, और जब यह हवा जो है, पवन का बहाव रुकता है, तो यह रेत जो होता है ये गिरकर एक छोटी पहाड़ी बन जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं? बालू का टिब्बा कहते हैं। जब बालू कण महीन एवं हल्के होते हैं तो वो वायु उनको उठाकर अत्यधिक दूर ले जा सकती है ना। जो हल्के बालू होते हैं उसको बहुत दूर ले जाते हैं पवन, और जो भारी होता है, जब ये बालू कण विस्तृत क्षेत्र निक्षेपित हो जाता है तो इसे लोएस कहते हैं। ठीक है। जो भारी बालू होता है वो पवन का जो बहाव है रुकते के साथ वो गिर जाता है और ये बालू का टिब्बा बन जाता है। जो महीन होता है, हल्का होता है, उसे दूर ले जाता है और निक्षेप और एक जगह जमा कर देता है। इसे क्या कहते हैं? लोएस कहते हैं। ठीक ना। तो चीन में विशाल लोएस निक्षेप पाए गए हैं। सबसे बड़ा लोएस कहाँ है? तो चीन में है। ठीक है। इस तरह से ये जो चैप्टर है हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आई होप ये चैप्टर आपको पसंद आया होगा। अगर चैप्टर पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट